वैसे कल लता मंगेशकर जी के दुखद निधन के कारण राष्ट्रीय शोक दिन रखा गया था, इसलिए हमने अ, इस विषय पर चर्चा नहीं की। किंतु आज हमें यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जिस उपन्यास को हमने शुरू किया था उस उपन्यास में होता क्या है। अ, इससे पूर्व हमने आपका बंटी, ये जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित उपन्यास है, उस उपन्यास के का जो कथानक है, संक्षेप में आपके सम्मुख कथ्य या कथासार पूर्ण किया था। उसके उपरांत उपन्यास का जो शीर्षक है आपका बंटी किस प्रकार से सार्थक है, इस पर भी चर्चा की थी। तथा ये भी हमने बताया था कि अ, उपन्यास का जो शीर्षक होता है या किसी भी कहानी का शीर्षक होता है, उस कहानी के शीर्षक में उसकी कथा के केंद्रीय भाव, विचार, चरित्र, युग, समस्या और परिवेश आदि को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। प्रेमचंद जी का उपन्यास गोदान कृषक समाज के आर्थिक अभाव और जीवन में होरी नाम के किसान की साधारण सी इच्छा पूर्ण न होने को प्रतीकित करता है। देखिए, जोशी सर जी ने आपको होरी नाम का एक नाटक पढ़ाया होगा, उसका मूल उपन्यास जो है उसका नाम गोदान है, जो प्रेमचंद द्वारा लिखित है। मतलब एक उदाहरण हमने आपको बताया कि किस प्रकार से किस प्रकार से नामकरण होता है किसी उपन्यास या किसी कहानी का। तो एक उदाहरण वैसे ही प्रेमचंद का ही निर्मला, जैनेन्द्र का सुनीता उपन्यास, मैत्री पुष्पा, कालमा कबूतरी या कमलेश्वर का कितने पाकिस्तान, या रेणु जी का महिला आंचल, शुक्ल जी का श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, यशपाल जी का ही झूठा सच, अमिता जी का उपन्यास पढ़ा, उनका सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है झूठा सच। भीष्म साहनी का तमस क्रमशः परिवेश युगीन समस्याओं और प्रवृत्तियों को उभारने वाले शीर्षक हैं, जिनका कथा की आधार भूमि से गहरा तादात्म्य होता है। आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक दो धरातलों पर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है। इस उपन्यास से गुजरते हुए पाठक अनुभव करता है कि कथा में घटित घटनाओं का बंटी नाम के बच्चे पर क्या और कितना गहरा असर पड़ता है। उसका जीवन इनसे प्रभावित होकर लगातार उसे अपने मम्मी पापा से दूर अकेलेपन की ओर धकेल रहा है। दूसरे इस शीर्षक में आपका यह शब्द भी विशिष्ट है। उपन्यास की भूमिका में उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने यह स्पष्ट किया है कि यह बंटी केवल अजय या शकुन की उपेक्षित संतान नहीं है, बल्कि यह कहानी आधुनिक जीवन के उन सभी तलाकशुदा परिवारों की कहानी बन जाते हैं जहां बच्चों को बंटी की तरह जीवन में विपरीत परिस्थितियों का शिकार होना पड़ता है और ऐसा शिकार होकर जीना पड़ता है। उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी जी के मंतव्य और इस उपन्यास के शीर्षक के विषय में आलोचक निर्मला जैन का कहना है कि 8वें दशक में मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी का प्रकाशन साहित्य जगत में एक बड़ी घटना थी। इसका कारण यह था कि तलाकशुदा दंपति के बच्चों की समस्या को पूरे विस्तार से परखने का यह पहला मौलिक उपन्यास है, पहला उल्लेखनीय प्रयास है। उपन्यास का शीर्षक तो इस कथ्य की ओर संकेत करता ही था, उसका अंत भी जिस बिंदु पर ले जा करके किया है, उससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि समाज की यह समस्या है जिसका निश्चित हल किसी के पास नहीं है। हो सकता है कि लेखिका का मंतव्य कुछ ऐसा ही रहा हो। इस प्रकार से देखते हैं कि आपका बंटी उपन्यास का शीर्षक कैसा है। निर्मला जैन अपनी आलोचना में इस उपन्यास को बंटी की माँ शकुन के नजरिए से देखते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए उपन्यास जब कोई पुरुष पढ़ेगा तो शकुन पर आरोप लगाएगा, अगर कोई स्त्री पढ़ेगी तो वो अजय पर आरोप लगाएगा, कोई बच्चा पढ़ेगा तो दोनों पे आरोप लगाएगा, यानी अपनी अपनी मानसिकता की होती है। लेकिन यहाँ ये बताया है कि शकुंतला या शकुन के प्रति सहानुभूति
निर्मला जैन जी को है। हालांकि सहानुभूति होते हुए भी इस बात को ये समझना पड़ेगा कि उसमें शकुन हमेशा बंटी का उपयोग एक औजार की तरह, एक हथियार की तरह करना चाहती है अपने पति के खिलाफ। ये माँ का स्वभाव नहीं हो सकता। हालांकि ऐसी माएँ अब हैं, जैसे रामायण में कहा गया था, देखिए माता यानी कुपुत्री जायते कश्चित कुमाता न भवति, मतलब कोई कुपुत्र या कुपुत्री हो सकती है लेकिन बुरी माता कभी नहीं हो सकती। लेकिन आजकल ये भी चल रहा है। देखिए बंटी के मन में, यानी जो शकुन के साथ सहानुभूति रखने वाले पाठक हैं, उनको भी ये बात स्वीकारनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं शकुन के गलत निर्णयों का शिकार बंटी हो जाता है। और बंटी को पढ़ते समय, आपका बंटी पढ़ते समय हमारी सहानुभूति का केंद्र न अजय होता है, न शकुन होती है, न कोई अन्य पात्र होता है, केवल और केवल बंटी ही होता है। इसलिए क्योंकि बंटी केंद्रस्थ पात्र है और उसी के संघर्ष को यहाँ चित्रित किया गया है। बंटी की जिज्ञासाएं, उसकी चंचलता, माँ के प्रति उसका गहरा अनुराग और चिंता, लेकिन और बाद में नफरत, फूफी और दोस्त टीटू संग उसकी लड़ाई झगड़े, पिता से उसका प्रेम, डॉक्टर जोशी से उसकी नफरत, माँ के प्रति बदलता उसका दृष्टिकोण, जो पहले प्रेम का था बाद में नफरत में होने लगा, इन सभी घटनाओं के केंद्र में बंटी है। और वही इन घटनाओं का भोक्ता भी है। मतलब भुगतता कौन है? सब कुछ बंटी भुगतता है। घटनाएं चाहे किसी भी पात्र के साथ घटित हों, पाठक की दृष्टि से बंटी ही मार्मिक है। इस तरह उपन्यास का शीर्षक एक ओर बंटी के चरित्र को केंद्र में रखता है, तो दूसरी ओर लेखिका आधुनिक एकाकी परिवारों में जीवन बिता रहे अनेक बंटियों की ओर इशारा भी करती। ध्यान रखिए, हमारे भारतवर्ष में स्वाधीनता के बाद, देखिए स्वाधीनता से पूर्व या उसके पहले 2 दशकों में बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और इस वजह से एक ही घर में मामा, फूफा, फूफी, चाचा, चाची, ताया, ताई, मामा, मामी, जितने भी रिश्ते थे वो सारे रिश्ते देखने को मिलते थे। लेकिन जब से एकल परिवार हुआ है, बच्चे या तो माँ पापा को जानते हैं या फिर अंकल। अब अंकल के अंतर्गत बाकी सारे आ जाते हैं, मामा, चाचा, चचेरा भाई, मेरा भाई, सारे सारे आ जाते हैं। कजिन के अंतर्गत का सब कुछ आ जाता है। और ये बहुत ही एकल परिवार की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ समझाने वाला कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता, और इस वजह से इस प्रकार के एकल परिवार टूटते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि उपन्यास की अंतर्वस्तु क्या है। आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु व्यक्ति के सामाजिक और निजी यथार्थ का गहन अंकन है। परिवार, विवाह, अलगाव, तलाक, पुनर्विवाह और ऐसे असामान्य परिवारों में छोटी उम्र के बच्चों की स्थिति का विश्लेषण यह उपन्यास करता है। उपन्यास एक परिवार की कहानी है जिसके 3 पात्र हैं, माँ, मम्मी, पापा और बच्चा, यानी शकुन, अजय और बंटी, अर्थात शकुंतला बत्रा, अजय बत्रा और अरूप बत्रा, जिसको बंटी भी कहा गया है। देखा जाए तो यह परिवार की इकाई दिखते तो है लेकिन वास्तव में नहीं है। जीवन में आई प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार ये तीनों ही आपस में अलग अलग हैं, विलग हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने स्थितियों और घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में किरदारों को रचा है। ये जो किरदार हैं, तीनों किरदार महत्वपूर्ण है। किरदार मतलब चरित्र, पात्र। यही कारण है कि इस उपन्यास को पढ़ते हुए पाठक किसी भी किरदार पर सीधा दोषारोपण करने में असमर्थ होता है। अगर कोई पढ़ रहा है उपन्यास तो वो पूरी तरह से शकुन को दोषी साबित नहीं कर सकता या अजय को भी दोषी साबित नहीं कर सकता, क्योंकि परिस्थितियां गलत हैं। इस बात को उपन्यास के आरंभ में ही उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी जी ने अपने वक्तव्य में ही पहले स्पष्ट किया है, जिसका नाम है जन्मपत्री बंटी की। इस नाम से उन्होंने जो उपोद्घात या भूमिका लिखी है वह। इस त्रिकोण की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी न गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ
किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। उनका जो पहला वक्तव्य है जिसको उन्होंने जन्मपत्री बंटी की कहा है उसमें से ये परिच्छेद लिया गया है। कथा की अंतर्वस्तु को यदि हम कहानी के आदि, मध्य और अंत की दृष्टि से देखें तो आपका बंटी उपन्यास के आरंभ में शकुन और उसके इकलौते बेटे पर पाठक का ध्यान केंद्रित होता है। 9 वर्षीय इस लड़के के पिता साथ नहीं रहते और उसकी मां को उम्मीद है कि उसका पति और बंटी का पिता शायद फिर परिवार में लौट आएगा। पिता का अभाव और दुखी मां की स्थिति के बीच बड़ा होने वाला बंटी असमय परिपक्व भी होता है और अकेला भी। पिता से मां का तलाक होता है और पिता की दूसरी शादी संपन्न होती है। उपन्यास का मध्य भाग मां के जीवन में उतरे प्रेम और डॉक्टर जोशी के विवाह तक फैला है। डॉक्टर जोशी के साथ मम्मी के विवाह तक फैला हुआ है। बंटी की स्थिति बद से बदतर होती जाती है। वह इस नई स्थिति से सामंजस्य नहीं बिठा पाता। पुराना घर, फूफी, दोस्त, टीटू है, बगीचा, ये सब कुछ उससे छूट जाते हैं। मम्मी भी उसकी नाराजगी अब बदले की कार्रवाई तक पहुंच जाती है। मम्मी से वो बदला लेना चाहता है, बाद में इतना नाराज होता है। कहानी का अंतिम भाग बंटी को मां से दूर, शहर से दूर कलकत्ता पिता के पास ले जाता है। हताश, एकाकी, आहत बंटी अपने मूल स्वभाव और बाल सुलभ चंचलता को बिल्कुल खो बैठता है। वह अपनी इच्छाओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। मम्मी पापा उसके लिए पराये से हो जाते हैं। परिस्थितियों का विवश स्वीकार ही उसके लिए अंतिम रास्ता बचता है। बंटी बिना प्रतिवाद किए, न चाहते हुए भी पिता की इच्छा पर हॉस्टल चला जाता है। आरंभ में उसके हॉस्टल जाने का विरोध करने वाली माँ भी इस पर कोई आपत्ति नहीं दर्ज करती। ठीक है, जाना है तो जाना। तलाकशुदा जोड़ों की संतान के गहरे दुख की कहानी है आपका बंटी। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यानी सन 1971 में लिखे गए, 69 से 71 लिखे गए इस उपन्यास की अंतर्वस्तु को हम अनेक रूपों में परख सकते हैं। अब देखिए, ये तो बातें उपन्यास के कथानक या कथा वस्तु संबंधी, अंतर्वस्तु संबंधी हुई, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि इसमें एकाकी जो एकल परिवार है, जिसको हम न्यूक्लियस फैमिली कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, जो बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, उनको किस प्रकार से अलगाव के परिणाम क्या होते हैं। महानगरों की जीवन शैली में आर्थिक संपन्नता, स्वनिर्णय की क्षमता, आत्मनिर्भरता और निजी स्पेस की आकांक्षा से संयुक्त की जगह एकाकी परिवारों ने जन्म लिया है। अनेक एकाकी परिवार हो रहे हैं या एकल परिवार बन रहे हैं, अब वो संयुक्त परिवार नहीं रहे। यह परिवारों की अपनी निजता के मद्देनजर उचित भी था। उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी ने पूरे उपन्यास में एक भी स्थान पर संयुक्त परिवार की महिमा मंडित करने का प्रयास नहीं किया है। मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत अच्छी है ऐसा कभी नहीं कहा, और उसकी तुलना में एकल परिवारों को कमतर दिखाने का प्रयत्न भी नहीं किया है। लेखक कभी जानबूझकर के उपदेश नहीं करता, वो केवल, या लेखक या लेखिका जो है वो केवल परिस्थितियां लोगों के सामने रखते हैं और उसका परिणाम लेखक पाठकों को सोचने पर मजबूर करते हैं कि इसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्या हुआ है और क्या हो रहा है। यह उपन्यासकार का उद्देश्य भी नहीं रहा कि संयुक्त परिवार का को बहुत श्रेष्ठ बताएं और एकल परिवार को गलत बताएं, ये भी उनका उद्देश्य नहीं रहा। उनका उद्देश्य परिवार की इकाई में अलगाव के कारण बिखर और टूट रही जिंदगियों का चित्रण करना है। एक तथ्य यह भी है कि उपन्यास में शकुन और अजय के परिवारों के रिश्तेदारों का कोई भी दखल नहीं है। यानी अजय का भी कोई रिश्तेदार यहाँ आपको दिखाई नहीं देता, जो हो सकता है पुरानी पीढ़ी के संयुक्त परिवार प्रणाली के हामी हो, उनका भी कोई नहीं है, और न ही शकुन के किसी रिश्तेदार का कोई वहां बस चलता है। जो इस संबंध को बनाए रखने की भूमिका निभा सके। उपन्यास में दिखाए गए परिवार में केवल बच्चे की ही जिंदगी प्रभावित नहीं होती,
बल्कि उसके माता पिता की जिंदगी भी प्रभावित रहती है। ध्यान रखिए, केवल बंटी दुख भोग रहा है ऐसा नहीं, अजय भी इसको भोग रहा है और शकुन भी। पति भले ही पत्नी से मुक्त हो जाए पर बेटे के लिए उसका प्यार बना रहता है। पत्नी के मन में पहले पति से जुड़ा अतृप्त कोना दूसरे विवाह और उपन्यास के अंत तक भरता दिखाई नहीं देता। पूरे उपन्यास में अलगाव की सघन छायाएं हैं। अजय की से तलाक के बाद भी शकुन सोचती है और तब एक अजीब सी भावना मन में आई, बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं है, वह एक हथियार भी है जिसे वह अजय को टॉर्चर करने के लिए जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है और जरूर करेगी। यानी ये एक भयानक स्थिति है। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, मैं फिर से वो वाक्य पढ़ रहा हूं। अजय से तलाक के बाद भी शकुन सोचती है कि और तब एक अजीब सी भावना मन में भर आई, बंटी केवल उसका बेटा ही नहीं, वह हथियार भी है जिससे वह अजय को टॉर्चर कर सकती है और करेगी। तलाक के तुरंत बाद शकुन का बंटी से अजय के साथ बिताए वक्त और बातों के विषय में पूछना, अतीत की छायाओं से मुक्त न होना, डॉक्टर जोशी के जीवन में आने पर उसकी अजय से तुलना करना, बार बार बंटी के बदले व्यवहार में अपने पूर्व पति को देख करके दोनों के व्यवहारों में समानता करना, मतलब अब गया है अपने बाप पर, बार बार ये कहना, ऐसी अनेक बातें शकुन के मन को अतृप्त कर देने की साक्षी है। वह बेटे यानी अरुण बत्रा या बंटी पहले पति और नई जिंदगी में बंटी हुई अपनी दोहरी जिंदगी जीने के लिए, या यूं कहें तिहरी जिंदगी जीने के लिए विवश है, मजबूर है। बंटी की विवशता इन दोनों से ज्यादा सघन है। माता पिता दोनों के पुनर्विवाह और दोनों की ही जगह परिवार की नई संरचना में बंटी स्वयं को अवांछित गैर जरूरी पाता है। यानी क्या स्थान है मेरा, मतलब अगर माँ के साथ रहता है तो उसे बाप की जगह डॉक्टर जोशी दिखाई देता है और अपनी जगह अमी और जोत दिखाई देते हैं। अगर बाप के पास रहता है तो उसे मीरा की जगह शकुन दिखाई देती है और चिनू की जगह स्वयं दिखाई देता है, यानी अपनी जगह चिनू वहां दिखाई देता है। यानी वो स्वयं को अवांछित समझता है, गैर जरूरी, उसे नहीं लगता कि उसके साथ कोई अच्छा हो रहा है। एक जीवन में यह तीन परिवारों को जीता है, यानी तीन तीन परिवार हैं। एक परिवार है अजय और शकुन का, दूसरा परिवार है शकुन और डॉक्टर जोशी का, और तीसरा परिवार है अजय और मीरा का। तीन तीन परिवारों ने जीता है, पर कोई भी परिवार उसकी रिक्तताओं को भरने में असमर्थ रहता है। पहला परिवार जहां फूफी और मम्मी है पर यहाँ पापा नहीं है। दूसरा डॉक्टर जोशी का परिवार है, यहाँ पापा भी नहीं और मम्मी भी पराई हो जाती है। और तीसरा पापा और उसकी दूसरी पत्नी मीरा का परिवार, जहाँ न मम्मी है और पापा भी पूरे नहीं है। इसीलिए लेखिका ने अपने वक्तव्य में कहा है कि बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे ज्यादा झेलता है, इसलिए ये इसका केंद्रस्थ पात्र है। अब देखते हैं आगे। उपन्यास की कुछ मुख्य घटनाएं देखनी जरूरी है। आपका बंटी उपन्यास में यूं तो रोजमर्रा की अनेक घटनाएं मौजूद हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो उपन्यास की चली आ रही दिशा में बदलाव लाती है, कुछ टर्निंग पॉइंट के रूप में घटित होती हैं, कुछ चरम सीमा के रूप में, जिसको हम क्लाइमैक्स कहते हैं, फिर सिनेमैटिक विजन की तरह। यानी आजकल सिनेमा में क्लाइमैक्स को बहुत महत्व जा रहा है, वैसा क्लाइमैक्स है यहाँ। अजय शकुन बंटी के संबंध को प्रभावित करने वाली पहली मुख्य घटना है अजय शकुन का तलाक। इस तलाक के बाद शकुन की चुप्पी, फूफी की अजय के प्रति नफरत और घर की हवा में आए परिवर्तन बंटी को असमय समझदार बना देता है। वह अचानक ही मम्मी के प्रति अतिरिक्त रूप से चिंतित हो जाता है। दूसरी घटना डॉक्टर जोशी से शकुन की बढ़ती नजदीकी है। अब तक मम्मी के प्रति चिंतित बंटी से देखकर अचानक विद्रोही और गुस्सैल क्रोधी बन जाता है। वह अपनी मां पर पूरा अधिकार चाहता है, पर डॉक्टर के आने से उसका यह अधिकार खंडित हो जाता है। तीसरी मुख्य घटना शकुन का दूसरा विवाह और उसका पुराना घर जोड़ना है। बंटी के लिए यह पुराना घर एक बसा बसाया संपूर्ण संसार है था।
फूफी, टीटू, बगीचा, उसकी अपनी मम्मी, सब पुराने घर में ही छूट जाते हैं। यहीं से कहानी अपने चरम की ओर, चरम उत्कर्ष की ओर, क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। नई स्थिति से कदम ताल कर पाने में असमर्थ, अपनी जड़ों से उखड़ा हुआ बंटी जीवन में न कहीं पूरी तरह से जम पाता है और नहीं बस पाता है। चौथी घटना, बंटी का बंटी का अपने पापा के पास कलकत्ता जाना है। उपन्यास के अंत तक आकर यह घटना खानाबदोश जिंदगी जीते बंटी की मार्मिक कथा बन करके रह जाते, जो हॉस्टल में वो चला जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रमुख घटनाएं इसकी हैं। अब चलते हैं पीड़ा का आख्यान, यानी जो पीड़ा है इसकी, बंटी की पीड़ा, उस बंटी की पीड़ा को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और आज रुक जाते हैं इतना कह करके। उपन्यास के केंद्र में बंटी अवश्य है, पर उपन्यास के आरंभ में ही स्पष्ट किया जाता है कि मुझे लगता है कि बंटी किन्हीं एक दो परिवारों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग परिस्थितियों में। जन्मपत्री बंटी के मन्नू भंडारी का वक्तव्य, ये जो पहला है भूमिका रूप परिचय, उसमें बताया गया है। उपन्यास बंटी के माध्यम से आधुनिक जीवन के तनावग्रस्त परिवारों में असहाय, विवश और अकेले बंटियों की पीड़ा की कहानी है। लेखिका की दृष्टि इस विषम सामाजिक समस्या की ओर गई। इस समस्या की गहराई में जाकर उन्होंने पड़ताल की है। इस क्रम में लेखिका ने बंटी की असहायता से अधिक उसके जीवन में घटित घटनाओं और उनसे आने वाले परिवर्तनों से बनने वाली उसकी जीवन यात्रा पर अधिक बल दिया है। इसीलिए यह उपन्यास केवल बंटी की ही नहीं, बल्कि शकुन, अजय और फूफी की जिंदगी को भी संवेदनशील दृष्टि से के साथ पाठक को दिखाती है। यही कारण है कि इसके अंत तक पाठक घटनाओं के द्वंद्वात्मक, एक दूसरे के विरोध में द्वंद्वात्मक दृष्टि से देखने को चलते न शकुन को दोष दे सकता है और न अजय को। उपन्यास बंटी के साथ शकुन और अजय की पीड़ा से भी सहानुभूति रखता है। इसीलिए आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, यह शरदचंद्रीय भावुकता पैदा नहीं कर सकता। अब शरदचंद्रीय भावुकता मतलब पुराने जमाने में देखिए बंगाली उपन्यासकार थे शरदचंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने देवदास जैसा महान उपन्यास लिखा है जिस पर बहुत सारी फिल्में, वो एक भावुक लेखक थे। ऐसी भावुकता ये उपन्यास पैदा नहीं करता, अपितु यह पाठक को संवेदना के स्तर पर क्षुब्ध करता है, क्रोधित करता है। मध्यवर्गीय अहंग्रस्त समाज के दुखती रब पर उंगली रख देता है। पश्चिम के समाज में तलाकशुदा पति पत्नी में अंतर्द्वंद्व नहीं मिलता क्योंकि उन पर वो संस्कार नहीं है, किंतु भारतीय समाज में यह परिस्थिति विशेष का तलाक एक बेहद उलझी हुई व्यथापूर्ण कथा के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। इसलिए लेखिका ने मौन का सहारा लिया है। इस प्रकार की जिंदगी में बंटी की नियति यही हो सकती थी, घर से निर्वासन और हॉस्टल में जाकर के रहना, जहाँ न बाप है, न माँ है, न सौतेला बाप है, न सौतेली माँ है, न सौतेले भाई है, न बहन है। अब देखिए इस पर कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसको लेकर के हमने बहुत सी चर्चा की है। अब हम सारांश की ओर जाएंगे। इस उपन्यास का सारांश क्या, और कुछ महत्वपूर्ण वाक्य आपके सम्मुख रखेंगे इस उपन्यास में से, और फिर बंद करेंगे। हाँ, और हाँ, जैसा कि मैंने एक गूगल फॉर्म परीक्षा दी थी, केवल आपने दी है, बाकी के क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे इस बात का पता नहीं। ठीक है, सबके जितने भी छात्र ग्रुप में है उन सब ने प्रतिशत देना चाहिए, लेकिन पता नहीं कहाँ कौन सी गलती हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उपन्यासकार श्रीमती मन्नू भंडारी के साहित्यिक जीवन का विस्तृत परिचय हमने पाया है। उनकी प्रमुख रचनाओं के परिचय के साथ साथ उनकी कथा यात्रा के महत्वपूर्ण सोपानों को भी उनके कहानी संग्रह में से और उनके उपन्यासों के माध्यम से, उनके टेलीविजन सीरियल और फिल्मों के माध्यम से प्रकाशित आपके सम्मुख प्रकट किया। उनकी कुछ कहानियों के जरिए उनकी कहानियों की विषय वस्तु पर हमने विचार किया और उनके चारों उपन्यास को संक्षिप्त रूप में देखा है, जैसे कि महाभोज है, स्वामी है, एक इंच मुस्कान है और आपका बंटी है। खास करके आपका बंटी को हमने
ज़्यादा, क्योंकि ये पाठ्यक्रम का भाग है, इस पर ज़्यादा हमने चर्चा की। रचनाकार के साहित्यिक परिचय के साथ साथ आपका बंटी उपन्यास की अंतर्वस्तु अपने विस्तार पूर्वक हमने उसका अध्ययन किया है। अंतर्वस्तु के अंतर्गत उपन्यास के सार, उपन्यास के शीर्षक की सार्थकता के साथ उसकी प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है तथा उपन्यास की कथा को गति भी दी है। इन घटनाओं से उपन्यास के पात्र और उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित होता है, ये भी हमने आपके सम्मुख रखा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण सामने रखेंगे। देखिए, पहला उद्धरण है, जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठती हुई जवानी। महासत्यानाशी, साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहता है भीतर ही भीतर। अब ये जो वाक्य है मैं फिर से पढ़ता हूँ, यह वाक्य फूफी शकुन से कह रही है, ध्यान रखो। जवानी यों ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी। महासत्यानाशी, साहब ने जो किया तो आपकी मट्टी पलीद हुई, और अब जो आप जो कर रही हैं इस बच्चे की मट्टी पलीद होगी। चेहरा देखा है बच्चे का कैसा निकल आया है, जैसे रात दिन घुलता रहा हो भीतर ही भीतर। अब इस वाक्य में देखिए, फूफी ये समझा रही है कि यानी अजय ने शकुन बत्रा को तलाक दे दिया और उससे शकुन बहुत क्रोधित हुई है, उसकी मिट्टी पलीद हो गई, मतलब वो सत्यानाश हो गया। वैसे ही तुम अगर दूसरे विवाह की बात सोच रही हो जैसा कि उसने किया, ध्यान रखिए, पुरुष दूसरा विवाह आसानी से कर सकता है, लेकिन स्त्री दूसरा विवाह बहुत खतरनाक होता है उस दृष्टि से। हालांकि समाज की दृष्टि से तलाक ही गलत है, लेकिन फिर भी तलाक अगर हो जाता है तो पुनर्विवाह पुरुष तो कर लेता है, कोई उसमें अड़चन नहीं है, नहीं आती ही समाज की दृष्टि से। लेकिन अगर स्त्री ऐसा करती है, और खास करके जिसको बच्चा है ऐसी स्त्री करती है, तो बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा पुरानी पीढ़ी की प्रतिनिधि फूफी समझा रही है शकुन को। अगला उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बंटी अपने घर में घूम रहा है, पर अपने घर जैसा कुछ भी तो नहीं लगा रहा उसे। सर्दी के दिनों में सांझ से ही तो चारों ओर अंधेरा घुसने लगता है, और जैसे जैसे अंधेरा घुलता जा रहा है सब कुछ और ज्यादा ज्यादा अपरिचित होता जा रहा है। यहाँ तो आसमान भी पहचाना हुआ नहीं लगता, हवा भी पहचाने हुई नहीं लगती। अपने घर का आसमान और अपने घर की हवा कहीं ऐसी होती है? नहीं। तो इस प्रकार देखिए कि ये बंटी के मन में अपने घर के प्रति किस प्रकार से एक विरक्तता निर्माण हो रही है, इसको उसने इस लेखिका ने बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, कुछ प्रश्न हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। इन दो परिच्छेदों से आप ये जान गए होंगे कि किस प्रकार से क्या आपको प्रश्न कैसे आ सकते हैं। हालांकि जो प्रश्न वस्तुनिष्ठ रूप में आने थे, हमने इस पर 25 प्रश्न आपको दिए हैं कल परसों। उसका अध्ययन भी आप कर लेंगे तो आपको उपन्यास में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे भी प्रश्न आपके मन में होने चाहिए जिनके अनुसार आपको बड़े प्रश्न यानी थोड़ा सा ये समझने का भी आना चाहिए। मैं कुछ प्रश्न आपको यहाँ देखूं, जैसे उपन्यास की लेखिका कौन है, उपन्यास का प्रकाशन कहाँ से हुआ है, मन्नू भंडारी जी का जन्म कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या है, उनके पति का नाम क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह कौन से हैं, उनके 4 उपन्यास कौन से, उनके कौन कौन से उपन्यासों पर कहानियों पर फिल्में बनी हैं, नाटक बने हैं। इसको लेकर के कुछ बातें आपको जाननी होंगी। और जो मैंने 25 प्रश्न दिए हैं उन 25 प्रश्नों के उत्तर आप एक कॉपी में लिख लीजिए, चाहे वो अमिताभ पर हो या आपका बंटी पर हो।
और अमिता पर तो मैंने 125 प्रश्न बाद में एक पीडीएफ में दिए हैं, आपने देखे वो सब? तांबोली जी, हेलो, आपको मेरी आवाज हाँ सुनाई सर। हाँ, देखिए क्या आपने हाँ 125 प्रश्न देख लिए ना? और हाँ सर। और मैंने मूल उपन्यास अमिता भी पीडीएफ डाली हुई है, और आपका बंटी उपन्यास की भी पीडीएफ डाली हुई है। इन दोनों उपन्यासों को आपने मोबाइल पर चलते चलते पढ़ भी लिया तो भी बहुत सी बातें आपकी समझ में आ जाएंगी और ज़्यादा आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इतना काफ़ी है। और अगर आपके मन में कुछ शंकाएं हों, कुछ डाउट्स हों, कुछ समस्याएं आपको हो ये उपन्यास पढ़ने में, तो आप इनका उत्तर दे सकते हैं, पूछ सकती हैं हमसे, या फिर आज रुक जाएं, कैसा करें देखिए। और अगर आपको कोई प्रश्न निर्माण होता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्यक्तिगत मेरे व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज थोड़ी देर से हमने तासिका शुरू की, उसके कारण अलग हैं, वो यहाँ बताऊंगा नहीं, लेकिन फिर भी देखिए कल से तो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष की। आपका अभी तक टाइम टेबल या आपका जो समय सारणी परीक्षा की नहीं आई है, जैसे ही समय सारणी आती है तो हम आपसे स्वयं होकर के ग्रुप पर डाल देंगे, और कब होने वाली, तब तक इन दोनों उपन्यासों के पीडीएफ को आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के दिन इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय नगर।